नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और जैसा कि आप जानते हैं, हम हर दिन नए नए विषय को लेकर आते हैं। खेती किसानी से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियों को लेकर आते हैं, आपकी कृषि को और भी सरल बनाने के लिए, आपकी जो मेहनत है उसको आसान करने के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं, खेती किसानी में बहुत सारी उन्नत तकनीकें होती हैं जिनके माध्यम से आप अपनी खेती को और भी लाभकारी बना सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है। और आज के इस युग में आधुनिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण बहुत अच्छा एक विषय है जिसमें कृषि यंत्र भी आता है। तो आज हम कृषि यंत्रों के बारे में बात करेंगे, हमारा विषय भी आज यही है। तो आज इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए कृषि यंत्रों पर हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियर दिनेश कुमार द्विवेदी जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र भोपाल से हैं। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में। धन्यवाद साथियों, भोपाल में कृषि यंत्रों का प्रचलन काफ़ी समय से है और यहाँ उन्नतशील कृषि यंत्रों का निर्माण किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान इस क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रहा है और यह नवीनतम कृषि यंत्रों का विकास करता है। इसके साथ साथ ये जो कृषि तकनीकी है, हम लोग कृषि निर्माताओं को देते हैं और कृषि निर्माता अपना और फार्मर का फीडबैक लेकर के, जो कृषक हैं और जो यूजर्स हैं और वैज्ञानिक, दोनों का फीडबैक लेकर के ये कृषि निर्माता लोग अपना जो है एक यंत्र जो फार्मर फ्रेंडली और फार्मर के लिए उपयोगी होता है उसका निर्माण करते हैं। जो यंत्र कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया जाता है उसका यह फील्ड में परीक्षण करते हैं। लेबोरेटरी में परीक्षण करने के बाद फील्ड में जाते हैं, फील्ड में ट्रायल करने के बाद उसका लॉन्ग ट्रायल किया जाता है। इसके बाद हम लोग यही यंत्र सब जो है कृषि निर्माताओं को देते हैं। लेकिन कृषि निर्माता फार्मर की मांग के अनुसार उस यंत्रों में कुछ और परिवर्तन कर जो फार्मर को रियल लाइफ में यूजफुल होता है उस तरह का उसमें कॉलिब्रेशन कर उनको उपयोग के लिए उपयोगी बनाते हैं। भाई, यंत्र निर्माताओं का मुख्य उद्देश्य उन्नत तकनीक से यंत्रों का निर्माण कर कम समय में कम लागत में कृषि यंत्रों का उपयोग करना है। कृषक की आय बढ़ाने के लिए समय पर कार्य करना, एक निश्चित समय पर कार्य करना और समय पर कार्य को पूरा हो जाना ही एक उद्देश्य है, जिससे कि समय पर, जैसे हम कभी भी अगर हम समय पर जुताई करके खेत को तैयार करके रखेंगे तो हम बुवाई का कार्य कर सकेंगे। आजकल जो कृषि यंत्रों का निर्माण हो रहा है वो इस हिसाब से हो रहा है कि यदि हम चाहें तो एक साथ जुताई और बुवाई बार बार ना करके एक साथ दोनों कार्य कर सकते हैं। इस तरह से उन्नत कृषि यंत्र हमारे जीवन में, कृषकों के जीवन में कृषि वैज्ञानिक और कृषि यंत्र निर्माताओं के माध्यम से विकसित किए जा रहे हैं और यह दैनिक प्रयोग में आ रहे हैं। जी सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। जैसे कि कृषि यंत्र जो है आज के इस दौर में, यानी कृषि का अगर दौर हम देखें आज के टाइम, तो बहुत ज़्यादा उपयोगी हो चुके हैं। और जैसे आपने कहा कि लागत को कम करना, तो कृषि जो यंत्र होते हैं कहीं ना कहीं लागत को कम करते हैं। एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा सर, कि कृषि यंत्र, आपने कहा कि हम जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ से हम निर्माताओं को जो उपलब्ध कराते हैं, तो किसानों के पास कैसे वो पहुँचें और किसान को प्रशिक्षण लेकर अगर वो चलाना चाहें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, प्रशिक्षण लेकर अगर वो चलाएं तो वो किस तरीके से आप लोग इसमें काम करते हैं? देखिए, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान देश की विभिन्न परियोजनाओं में कार्य कर रहा है, जैसे फार्म इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी, एग्रीकल्चर एनर्जी एंड पावर, सोयाबीन यूटिलाइजेशन एंड प्रोसेसिंग। इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से सॉइल एंड वाटर ड्रेनेज इंजीनियरिंग। तो फार्म इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी जो ग्रुप है वो हमारे विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्रों का निर्माण करता है और उसके लिए जो कृषि यंत्रीकरण प्रभाग है वो हमारे यहाँ प्रशिक्षण का कार्य देता है। कृषि विज्ञान केंद्र भी ग्रामीण क्षेत्रों से कृषकों को ला करके उन्हें प्रशिक्षण कार्य दिया करते हैं। इसी तरह से जैसे हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी में आजकल सोलर पंप का प्रयोग, विभिन्न प्रकार के अन्य यंत्रों का उपयोग होता है। सोयाबीन, जैसे हम सोयाबीन उगा तो लेते हैं, लेकिन सोयाबीन का अगर वास्तविक मूल्य हम देखें, जो विक्रय मूल्य है वो कुछ और होता है। और लेकिन अगर हम एमएसपी पर बेचने चाहें और अगर हम उसको प्रोसेस करके
प्रोसेस करके उसके उत्पाद को, सोयाबीन को किसी उत्पाद में परिवर्तित करके बेचें तो उससे हमें उसके दोगुनी और तिगुनी मूल्य मिलता है। इस तरह से ये जो हमारा संस्थान है सोयाबीन में प्रशिक्षण कार्य देता है, जिसमें सोयाबीन से पनीर बनाना, बिस्कुट बनाना, सोयाबीन के विभिन्न तरह के उत्पाद बनाना, कृषि मशीनरी के क्षेत्र में प्रशिक्षण देता है, यंत्रों का कैसे कुशल संचालन करेंगे, कैसे रखरखाव करेंगे, किस तरह से यंत्र कार्य करते हैं, किस तरह से दक्षता पूर्व कम समय में कम लागत में हम कृषि को उपयोगी बना सकते हैं। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात कही। आपने कहा मूल्य संवर्धन की बात। कहीं ना कहीं किसान अपने ही जो कच्चा माल होता है उसको अगर वो प्रसंस्करण करके अगर मूल्य संवर्धन की ओर जाता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें भी सर कहीं ना कहीं आपके जो कृषि यंत्र हैं वो काम करते हैं, कारगर होते हैं, आप लोग इसमें मदद करते हैं? हाँ साथियों, ये कृषि विज्ञान केंद्र और केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान दोनों में ही हमारा एक प्रोसेसिंग डिवीजन है, जो कि विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों को प्रसंस्करण में, जैसे गेहूं से आटा बनाना, मैदा बनाना, सूजी बनाना, तो ये गेहूं का प्रसंस्करण हो गया। लेकिन अगर हम फलों की बात करें, जैसे सब्जियों की बात करें, जैसे टमाटर है, टमाटर का अगर हम बाजार में मूल्य सीधा बेचने जाएं तो जो पीक का आवर्स होता है उसमें 10 रुपये से 40 रुपये अधिकतम मूल्य किसान को प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम उसी का चटनी, केचप या अन्य उसको जो है उसकी जैम, जेली उस तरह से बनाते हैं तो उसका जो है गृह उद्योग में उसका हमें संवर्धन मूल्य भी मिलता है और हमें अच्छा मूल्य किसान को प्राप्त होता है। साथ ही साथ जैसे हमारा फल है, फल अनुसंधान में जब हम जाते हैं तो फल अनुसंधान में हम यदि आम को बेचने जाएं तो आम का हमें 20 रुपये से 40 रुपये और अधिकतम 60 रुपये मूल्य मिलता है। लेकिन जब उसका हम जैम बनाएं या उसकी जेली बनाएं तो उसी का मूल्य 200 रुपये आ जाता है। तो इस तरह से अगर हम प्रसंस्करण करके जो किसान का जो बहुमूल्य उपयोग है, बहुमूल्य पदार्थ हैं, उनको प्रसंस्कृत करके अगर हम बेचें तो उसको अधिक मूल्य, इसी तरह से किसान की आय बढ़ाई जा सकती है। सर जैसा कि आपने कहा कृषि यंत्रों के बारे में, तो वर्तमान में अभी रबी सीजन चल रहा है, रबी सीजन अभी शुरू हुआ है, तो खरीफ सीजन के समाप्ति पर जो कृषि यंत्र इस्तेमाल किए जाते हैं किसानों द्वारा, तो अभी आधुनिकीकरण में आप कौन कौन से रिकमेंड करेंगे या कौन कौन से बताएंगे कि इनको आप यूज़ करो, इस्तेमाल करो तो ये किसानों के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे? देखिए, किसानों की खेत की तैयारी करना एक मुख्य समस्या है। खेत में कटाई, जैसे सोयाबीन और धान दोनों हमारे लगभग पूर्णतः तैयारी है। सोयाबीन लगभग कट चुकी है और धान हमारी कटाई के लिए तैयार है। तो कटाई के यंत्रों में हम ऐसे यंत्रों का उपयोग करते हैं जिससे कि हम सीधा जो है उसका उपयोग सीधा खेत से कटाई कर उसका जो पुआल है धान में, ऐसे यंत्रों का उपयोग कर जिससे कि खेत में कटाई करने के बाद उसकी पुआल का उपयोग कर सकें। तो उसके लिए आपका ये रीपर है, इसमें कन्वेयर बेल्ट जो है लगा हुआ है। कन्वेयर बेल्ट लगाने का पर्पज ही यही था कि जो चीज़ हम एक जगह आती है उससे गिरा करके एक तरफ हम कन्वे करते हैं। दूसरा, पहले इसमें जो सिस्टम होता था कि इसमें ये प्लेट लगी रहती थी और ये हाइट कम होती थी, इसकी विड्थ कम होती थी, तो जो सोयाबीन या धान जो खिरता था वो एक जगह गिर जाता था बाहर। तो उसके लिए ये इसमें सुधार किया गया है। अभी जैसे खेत हमारा, हमने धान काटा, धान काटने के बाद खेत को तैयार करना एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रायः किसान आग लगा देते हैं खेत में। खेत में आग लगाने से हमारा पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। उसको बचाने के लिए ये रोटरी स्लैशर 45 HP से 35 HP से लेके 45 HP, 55 HP, 4 फीट, 5 फीट, 6 फीट सब तरह के साइज के बनते हैं। इसके माध्यम से हम जो खेत का कृषि अवशेष है उसको बारीक रूप में परिवर्तित कर देंगे, जिससे कि हम खेत में जुताई का कार्य आसानी से कर सकेंगे। किसान जो खेत में आग लगा रहा है उसका मुख्य कारण है कि वो खेत को तैयार करने में असमर्थ रह रहा है।
उसी के कारण वह एक सीधी सरल तकनीक माचिस की तीली से आग लगाकर, लेकिन वह भूल जाता है कि ये कृषि जो ये है इसमें हमारे जो जैविक है, कृषि के अंदर जैविक जीवाणु हैं उनका भी नाश हो रहा है उसके आग लगने से, और ये जो चीज़ें हैं जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो मर जा रहे हैं। साथ ही साथ ये कृषि अवशेष खेत के लिए खाद बनाने में अत्यधिक उपयोगी होता है, ये भी हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, हमेशा बाद में तैयार करने के लिए ये रोटरी स्लैशर है, मल्चर है, इस तरह के उपयोग यंत्रों का करें और उसको खेत को अच्छी तरह से तैयार करें। जी, बहुत अच्छी बात कही सर आपने इस मशीन के बारे में। कहीं ना कहीं किसानों द्वारा जो आग का एक इस्तेमाल होता है वो नहीं होना चाहिए, जो कि पर्यावरण के लिए भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। सर, ये हमने खेत तैयार किया, अब इसके बाद में कहीं ना कहीं हमें जो है वो अभी जुताई करना है, गहरी जुताई इस समय होती है किसानों को, तो वो किस यंत्र से करें और किस तरीके से करें जो आगे उनको ज़्यादा दिक्कत ना हो और सुलभ तरीके से उनका काम होता रहे? ये जो है तोता प्लाऊ हम उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है कि मिट्टी पूर्णतः पलटती नहीं है, लेकिन नीचे से अच्छी तरह से खेत जुताई होकर के सॉफ्ट होकर के तैयार हो जाता है। धान के अवशेष जो है इससे पलट करके नीचे चले जाते हैं और जो बुवाई में आसानी होती है। साथ ही साथ जो हमारे कल्टीवेटर हैं, कल्टीवेटर में हम डकफुट की जगह चिजिल कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं, जिससे कि हम गहरा जोत करके खेत को पल्पराइज करके तैयार कर सकें, जिससे जो गेहूं या चना बोते समय उनकी जड़ों का फैलाव हो और पेड़ का अत्यधिक वर्धन हो। सर, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने इसके बारे में, तोतापरी के बारे में। तो ये एक यंत्र है जिससे किसान भाई कहीं ना कहीं उनको बहुत आसानी होगी आगे के काम में आगे का करने के लिए। सर, कुछ और यंत्र हैं यहाँ पर, जैसे बुआई की बात करेंगे हम यहाँ पर, और किसानों को जो आगे इसमें अभी क्रमबद्ध बढ़ते चलें। बोनी के लिए तो किसान को डबल पेटी सीड ड्रिल, जी, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग ये चिजिल कल्टीवेटर या तोता प्लाऊ से खेत को तैयार कर देते हैं, लेकिन खेत किसान की संतुष्टि के अनुरूप नहीं हो पाता है। किसान को आजकल 2 या 3 बार कल्टीवेटर करने की आदत पड़ी हुई है। किसान भाइयों, आप लोग ध्यान दीजिए, हम कृषि में लागत घटा करके ही मुनाफे का धंधा कर सकते हैं। तो हम खेत को तैयारी उस स्थिति में हम रोटावेटर का उपयोग करके भुरभुरा तैयार करें। हम रोटावेटर का उपयोग करें। रोटावेटर 5 से 7 फीट अलग अलग साइज के 45 HP से लेकर के 55 HP, 75 HP, 65 HP सभी तरह के साइज के अकॉर्डिंग मैच ऑफ रोटावेटर बनने लगे हैं। किसान भाइयों, उसी के अनुसार आपको खेत को भुरभुरा तैयार करें, और जब भी बुवाई करें तो ये ध्यान रखें डबल पेटी सीड ड्रिल का उपयोग करें। डबल पेटी सीड ड्रिल का हम उपयोग करेंगे तो हम खाद और बीज को अलग अलग बो सकेंगे। जी बिल्कुल सर, आपने कहा डबल पेटी सीड ड्रिल, तो ये एक आधुनिक यंत्र है, तो कहीं ना कहीं इसको आप मतलब किसानों के लिए कैसे उपलब्ध होता है और क्यों उन्हें डबल पेटी सीड ड्रिल जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए? डबल पेटी सीड ड्रिल हम आज आधुनिक यंत्र नहीं है, ये 30 वर्षों से विकसित है, लेकिन किसान की मानसिकता है कि वो खाद और बीज को मिला करके बोना चाहता है, जबकि बार बार यह प्रचारित किया जा रहा है कि खाद और बीज को अलग अलग बोना चाहिए। बीज से 2 इंच नीचे, 1 इंच कम से कम नीचे खाद गिरना चाहिए। आवश्यकता खाद की आवश्यकता बीज की निकले हुए जड़ के भाग को है, तने को नहीं है। तने को किसी प्रकार की खाद की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये बीज अंकुरित होगा तो उसकी जो जड़ है, जड़ नीचे की ओर जाती है, इसीलिए हम अलग खाद और बीज। दूसरा क्या है, खाद के अंदर केमिकल होता है और हम अपने बीज को ट्रीटमेंट करके उपचारित करके बीजोपचारित करके बोते हैं, और दोनों चीज़ें मिश्रित, 2 तरह के केमिकल मिश्रित होने से बीज का जो अंकुरण है उसमें नुकसान होता है। इसलिए किसान भाइयों, ये बार बार प्रचारित किया जा रहा है, सभी लोग सब स्तर पर हम लोग ये प्रचार कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमेशा डबल पेटी सीड ड्रिल का उपयोग करें, जिससे कि खाद और बीज दोनों अलग अलग बो करके आप उन्नत तकनीक का उपयोग कर अधिक उत्पादन ले सकें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। किसान भाई कहीं ना कहीं अगर
जैसे हम देखते हैं कि अगर हमारी आय को बढ़ाना है तो हमारी लागत को भी घटाना पड़ेगा, क्योंकि जब लागत घटेगी तभी कहीं ना कहीं आय में भी वृद्धि होगी। एक बहुत आधुनिकीकरण अगर हम कृषि में क्षेत्र में देखें तो कृषि में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल। यंत्रों का जो इस्तेमाल है किसान भाइयों को बहुत जान समझ कर करना चाहिए, और उसके लिए कहीं ना कहीं कृषि विज्ञान केंद्र के जो हमारे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मदद करते हैं इस क्षेत्र में। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि हमारी अभी बुआई हुई है, तो सिंचाई में भी कहीं ना कहीं कृषि यंत्रों का इस्तेमाल होता है, सिंचाई के लिए भी कहीं किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं इन सब चीज़ों को? हाँ, देखिए आजकल पानी क्या बहुमूल्य हो गया है, पानी अमूल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं है। आप जो है पानी को हम स्प्रिंकलर के माध्यम से अगर हम देंगे, जो हम फ्लड सिस्टम से बहाव को रेला करके, जो पुरानी तकनीक थी बंड बना करके रेला से पानी बहा करके खेत में पानी भरते थे, आजकल खेत जो है किसान भाई लेवलर के माध्यम से खेत को लेवल करते हैं और बुवाई करते समय ही एक नाली बना करके प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, और साथ ही साथ स्प्रिंकलर के माध्यम से अगर हम पानी का उपयोग करें तो 1/3 कम से कम पानी का हमारा बचत होगी और हम कम पानी की लागत में अधिक क्षेत्र में सिंचाई कर सकेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। से आज आप लोगों से जो चर्चा कर रहा हूं, आलू की खेती, आलू के खेती में यंत्रीकरण की हम बात कर रहे हैं। किसान भाइयों, आलू की खेती में बहुत ज़्यादा हमारा रुपये में लागत लगती थी। हमें एक पहली प्रक्रिया थी मेड़ बनाना, मेड़ बनाने में बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी। फिर हमें लेबर के माध्यम से बुवाई करनी पड़ती थी, एक एक लेबर के माध्यम से बुवाई करना, उसके बाद एक एक आलू की चौपाई करना। उसमें सबसे बड़ी जो समस्याएं आ रही थी कि हमारा किसान भाई थोड़ा लेमैन होता है, वो कभी डंडी के माध्यम से जैसे हम दे देते हैं उन्हें कि इतनी इतनी दूरी पर आपको लगाना है। मान लीजिए हमने निर्धारित कर लिया कि हमें 6 इंची की दूरी पर आलू गिराना है, तो किसान भाई हम उसको पहले जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी कि हम 6 इंची की एक डंडी दे देते थे, जो ज़्यादातर कृषि में महिलाओं का उपयोग होता था, तो वो डंडी रख करके एक के बाद एक आलू रखती हुई चली जाती थी। लेकिन उस समय कभी कभी ध्यान हटने से और इसमें लेबर शक्ति का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था। हम लोगों ने यंत्रीकरण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, तो ये जो एक मशीन डेवलप की है, इसको सेमी ऑटोमेटिक पोटैटो प्लांटर, मतलब स्वचालित ट्रैक्टर ऑपरेटेड आलू की मशीन। इसमें क्या होता है, ये 4 रो में हम आलू की बुवाई करते हैं। इसकी जो आप आगे ऊपर पेटी देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी हमें खाद मात्रा अनुसार मिला देते हैं। लगभग 200 किलो, 2 कुंटल आलू इसके अंदर आ जाता है। इसमें ये 4 सेल बने हुए हैं, इनके अंदर हम एक एक आलू रखते चले जाते हैं। इस पर 4 ऑपरेटर, जो आपको ये सीट दिख रही हैं, 4 सीटों पर 4 जो है
आदमी बैठते हैं और ये आलू को उठा करके एक एक खन के अंदर रखते चले जाते हैं। जैसे जैसे हम रखते हैं ये ऊपर से आलू ढड़क करके नीचे आता जाता है, इसमें भरता जाता है। किसान उस समय दोनों हाथों का उपयोग करता है, ऐसे एक हाथ से उठाता है, दूसरे हाथ से रखता हुआ चला जाता है। ये सेल जो है, ये पीछे आप ड्राइव व्हील देख रहे हैं, ड्राइव व्हील के माध्यम से ये जो है ये गरारी, ये सेल हमारे चला करती हैं। हर एक में ये जो है आगे जो है ये फॉर ओपनर दिख रहा है, इसके अंदर ये एक एक आलू गिरता है और इसके बाद जो है ये जो आप बंड फार्मर देख रहे हैं ये जो है मिट्टी को चढ़ाता जाता है। इस तरह से हम क्रमबद्ध तरीके से आलू की बुवाई करते चले जाते हैं। ये आलू में प्लांटिंग करते हैं, बुवाई का मतलब आलू में प्लांटिंग। पहले हम मैनुअल किया करते थे तो उसमें काफ़ी इस तुलना में, जैसे आज हम ट्रैक्टर में एक ऑपरेटर और 4 जो है सपोर्टिंग लड़कों की ज़रूरत पड़ती है जो कि सेल के अंदर डाल के जाते हैं। हम पहले जो करते थे 1 एकड़ बोने में लगभग जो है 16 लेबर और 1 दिन का समय। उसके बाद मेड़ बनाने के लिए अलग समय चाहिए पड़ता था और फिर बुवाई होने के जो चुपाई होने के बाद उसकी मेड़ को मिट्टी चढ़ाने के लिए और फिर मानव शक्ति की आवश्यकता होती थी। तो इस तरह से लगभग बहुत ज़्यादा मानव शक्ति का उपयोग होता था। हम लोगों ने ये जो प्लांटर विकसित किया है, प्लांटर के माध्यम से हम 1 दिन में लगभग 6 घंटे में 3 एकड़ मतलब 1 घंटे में जो है 2 एकड़ ज़मीन पे आलू की बुवाई कर सकते हैं। और इस मशीन की जो है लागत लगभग 80,000 रुपये है। इसका अगर हम ऑपरेशन कॉस्ट जोड़ें तो इस हिसाब से जो है लगभग 1200 रुपये प्रति घंटे हमारा लागत आती है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यंत्रीकरण के द्वारा आज के युग में हमने बहुत अधिक मानव शक्ति का बचत किया है और समय पर हम कृषि कार्य कर पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, ध्यान देने की चीज़ है, हम एक बार फिर से सारे सिस्टम बताना चाहेंगे आपको। ये खाद भरने की मशीन डब बॉक्स बना हुआ है, इससे हम 4 रो में जितने खाद की मात्रा आवश्यकता होती है सेट करके कर देते हैं। दूसरा हमारा ये बॉक्स है जिसमें जो है आलू भरा जाता है। तीसरा हमारा सेल है जिसके अंदर एक एक आलू रखा जाता है। चौथा हमारा फॉर ओपनर है जिसके माध्यम से हम आलू गिराते हैं। पांचवा हमारा बंड फार्मर है, ये इसके माध्यम से हम मेड़ को बनाया करते हैं। छठवां हमारा ड्राइव व्हील है, ये ड्राइव व्हील के माध्यम से हम चेन की गति को नियंत्रित करके, चेन से नियंत्रित करके हम जो है इस पूरी यूनिट को चलाते हैं और कतार से कतार की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी निर्धारित करते रहते हैं। इस तरह से आप कम लागत में, कम समय में अधिक कार्य करके कृषि में उपयोग करके, मशीनों का यंत्रीकरण में, कृषि कार्य में आप कृषि यंत्रों का उपयोग करके मानव शक्ति को बचा सकते हैं और कृषि में लाभ का धंधा बना सकते हैं। हमारे साथ मौजूद थे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक जो कि आज बहुत अच्छी जानकारी दी किसान भाइयों को, और उम्मीद है किसान भाइयों आपको ये कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख समाचार। कम पानी में विविधता के साथ करें खेती, गेहूं की उन्नत किस्में बोएं, दलहन उत्पादन बढ़ाने का उन्नत तरीका, चने को उकटा रोग से बचाएं, मटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण। कम पानी में विविधता के साथ करें खेती, कृषकों को वर्षा की सामान्य से कम रही स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा रबी फसलों की कार्य योजना में बताया गया कि किसान फसलों में विविधता रखते हुए कम पानी चाहने वाली फसलों तथा प्रजातियों की खेती करें। इस हेतु कृषक फसल चक्र को ध्यान में रखते हुए फसलों में बदलाव को भी स्थान दें। इसी हेतु धनिया, कलौंजी जैसी फसलों के साथ साथ अन्य मसाला फसलों जीरा, सौंफ को भी खेती को प्रोत्साहन दे सकते हैं। सरसों, चना, मटर, मसूर एवं अलसी को कम पानी की आवश्यकता होती है, अतः उन्नत सस्य तकनीक के साथ इन फसलों का उत्पादन लेवें। पानी की उपलब्धता होने पर भी
सिंचाई के उन्नत तकनीकों, फव्वारा, रेनगन तथा ड्रिप तकनीकों को प्रचलन में लावें। सब्जियों की खेती में ड्रिप तकनीक अपनावें। गेहूं की सीमित पानी में अच्छा उत्पादन देने वाली प्रमुख उन्नत किस्में MP 3336, MP 3288, GW 322, GW 366, GW 273, HW 2004, HI 1500, HI 1531 बोना चाहिए। गेहूं बुवाई का उपयुक्त समय असिंचित क्षेत्र में 15 से 31 अक्टूबर तक तथा अर्ध सिंचित क्षेत्र में 15 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का रहता है। सिंचित गेहूं का समय 10 से 25 नवंबर तथा देरी से बोए जाने वाले सिंचित गेहूं की बोनी 25 खाद, बीज, राइजोबियम कल्चर, उन्नत उपकरण इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। दलहनी फसलों की बुआई कतार पद्धति से करना चाहिए, जिससे उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग आसानी से किया जा सके। साथ ही साथ कीट व्याधि के नियंत्रण के लिए समुचित व्यवस्था की जा सके। प्रति इकाई दलहनी फसलों की पैदावार बहुत कम है। उन्नत विधि के साथ उन्नत कृषि कार्यमाला का प्रयोग करके 2 से 4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है। धान उत्पादक क्षेत्रों में धान की खेती के मेड़ों पर कतार में बोनी करके उगाकर बोनस उपज करके दलहन फसल किया जा सकता है। रबी सीजन में उड़द एवं मूंग की खेती करके दलहनी फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। सिंचित क्षेत्रों में दलहनी फसलों को 1 से 2 सिंचाई देकर उपज बढ़ाई जा सकती है। चने को उकटा रोग से बचाएं। उकटा रोग चने में लगने वाली एक प्रमुख बीमारी है। इसके नियंत्रण हेतु रोग निरोधक किस्मों का प्रयोग करना चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों फसल चक्र अपनाना चाहिए, लाभकर होता है। प्रभावित पौधे को उखाड़कर नष्ट करना अथवा गड्ढे में दबा देना चाहिए। बीज को कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम या डाइकोडर्मा विडी 4 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर बोना चाहिए। मटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मटर से अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए मटर के खेत को खरपतवारों से मुक्त रखना आवश्यक है। फसल बोने के 35 से 40 दिनों तक फसल को खरपतवारों से बचाना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार 1 या 2 निराई गुड़ाई बोने के 30 से 35 दिनों बाद करना चाहिए। खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण के लिए बासालिन या पेंडीमेथिलिन अथवा मेट्रोब्यूजिन का 1 से 1.5 किग्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर बुआई करने के पहले छिड़काव कर देने से खरपतवारों का प्रकोप कम होता है। खरपतवारनाशी छिड़कते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।